हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू फाइन एंड हेल्दी। वेलकम बैक टू माय चैनल आर्य भट्ट एकेडमी। और बच्चों, आज का टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो प्रैक्टिस सेशन 1 स्टार्ट करेंगे आज। और आई होप कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे इस टॉपिक पर। और आज के इस सेशन से आपको पता चलेगा कि आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसी है। तो बच्चों, मैंने पहली कुछ स्लाइड्स में ओनली क्वेश्चंस आई हैव केप्ट, ओके, जिससे कि आप इस वीडियो को पॉज करके पहले अपने आप से इस सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और बाद में ही आप सॉल्यूशन सेक्शन में रेफर करिए, ठीक है। तो ऐसा करने से एक तो आपको आपकी स्ट्रेंथ भी मालूम चलेगी और वीकनेस क्या है वो भी मालूम चलेगी। और स्टिल यू हैव गॉट टाइम, तो यू कैन रिमूव दोज वीकनेसेस इफ एनी, राइट। सो लेट अस बिगिन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले फर्स्ट स्लाइड में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 गिवन। इसको पॉज करके आप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए, समझिए पहले क्वेश्चन को, देखिए जो भी क्वेश्चंस लिखे हैं उसको पूरी तरह से समझेंगे, उसके बाद ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इट विल बी बेटर, ठीक है ना। यू हैव टू इन्वेस्ट सम टाइम इन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन फर्स्ट, ओके। अदरवाइज सपोज आपको जाना है नॉर्थ में और आपने गाड़ी पकड़ ली साउथ की, तो क्या होगा? गलत आंसर आएगा ना बच्चों। इसलिए क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। ये स्लाइड नंबर सेकंड है। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 11 are given. Then this is third slide. Question number 12 to 19 are given. Then question number 20 to 26 are given in this slide. Then question number 27 to 31. ये लास्ट स्लाइड है। तो बच्चों देखिए 31 टोटल क्वेश्चंस आर देयर। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। तो आपका बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप इसको अच्छी तरह से खुद कर पाएंगे। तो आई एम श्योर कि आप इस तरह के इस टॉपिक में जो भी क्वेश्चंस आएंगे सारे के सारे सब टाइप के मैंने आई हैव टेकन केयर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एक्चुअली। अगर आपने इनको समझ के खुद से कर लिया तो आई एम श्योर कि आपको एटलीस्ट इस टॉपिक में तो आपके 100% मार्क्स आने के फुल प्रोबेबिलिटी इज देयर, ठीक है। तो अब सॉल्यूशन सेक्शन में जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपका, we have been given following system of equations, so we have to determine whether it has got unique solution or no solution at all or infinite solutions, ठीक है। and in case of unique solution we have to find it also। तो ये फर्स्ट जो पेयर ऑफ इक्वेशन है उसमें देखिए हम पहले इसके कोफिशिएंट्स हमें लिख लेने हैं। जैसे a1 = 1 लिखा हमने, ठीक है ना। p का जो कोफिशिएंट 1 है तो इसलिए a1 = 1। ये जो a2 इसका जो कोफिशिएंट आएगा 3 है, तो a2 = 3। b1 is -3, ओके, एंड b2 is -9, ओके। ये सारे कोफिशिएंट लिख लिए। फिर एक कांस्टेंट टर्म है -3, c1 is -3, c2 is -2। तो अब हम इसका रेशियो फाइंड कर रहे हैं। a1/a2 = 1/3 वे गेटिंग, b1/b2 is 1/3 अगेन, एंड c1/c2 is 3/2। thus we find that a1/a2 is equal to b1/b2, but they are not equal to c1/c2। that means the given system of equations there that represent the parallel lines, ठीक है ना। यानी कि ये जो दो हमें दिए हैं, these are parallel lines, okay। and obviously as you know that parallel lines do not meet, it's just like a railway track, ठीक है ना, they don't meet। so when they are not intersecting it has no solution at all, right। I hope you have understood this concept। अभी केवल आपको ये याद रखना है कि ये जो कंडीशन अगर होगी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो आपको तो इक्वेशन देख के ही आपको मालूम चल जाएगा कि इसका सॉल्यूशन नहीं है, बिकॉज दिस इज रिप्रेजेंटिंग टू पैरेलल लाइंस, ओके। अब सेकंड इक्वेशन, सेकंड क्वेश्चन में दो इक्वेशंस दिए अगेन। अगेन हमें ये रेशियो फाइंड आउट कर लेना है। इसमें देखिए रेशियो इसमें इक्वल आ रहा है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन दिस पर्टिकुलर केस दैट इज रिप्रेजेंटिंग कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस मीन्स दे आर ओवरलैपिंग ईच अदर, ठीक है ना, एग्जैक्टली सेम पॉइंट्स हैं उनके। तो इट हैज़ गॉट इन्फिनिट सॉल्यूशंस, क्योंकि सारे जितने भी लाइंस में आप किसी भी तरफ एक्सटेंड कर दीजिए उस लाइन को,
तो दोनों मीट कर रही हैं आपस में, कोइंसाइड कर रही हैं, तो ऑब्वियसली इट हैज़ गॉट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है ना, तो सारे पॉइंट्स जो है लाइन के ऊपर वो सारे के सारे सॉल्यूशंस हैं दोनों, क्योंकि बोथ आर मीटिंग, बोथ आर कोइंसिडेंट, तो बोथ आर कोइंसाइडिंग लाइंस। ठीक है ना, तो इट हैज़ गॉट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब थर्ड पेयर ऑफ इक्वेशंस में हमें अगेन A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की वैल्यू पहले निकाल ली, फिर रेशियो निकाला हमने। तो हम देख रहे हैं इस बार कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, दैट मीन्स दे आर नॉट इक्वल। दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर ये जो सिस्टम है उसमें इट हैज़ गॉट यूनिक सॉल्यूशन, एंड यूनिक सॉल्यूशन मीन्स दे मस्ट बी इंटरसेक्टिंग एट वन पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द दैट पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है। तो पहले इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इन टर्म्स p इन टर्म्स ऑफ q लिख सकते हैं पहले। दैट मीन्स p इज इक्वल टू, p को एक तरफ रखेंगे एंड इन टर्म्स ऑफ q लिखेंगे, दैट मीन्स p इज इक्वल टू 50 माइनस q। ठीक है ना, अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकेंड में, तो ये हमारी आ गई इक्वेशन। इधर p की जगह पर हम 50 माइनस q रखते हैं, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 50 माइनस q प्लस 5q माइनस 225 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, इसको हम सॉल्व करते हैं तो वील गेट द इक्वेशन ऑफ दिस, मीन्स q इज इक्वल टू 25 वे गेटिंग। ओके, अब q की वैल्यू मिल गई, अब हमें p की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? अगेन वापस इसमें लगा देंगे, ये जो इक्वेशन थी हमारे पास p इज इक्वल टू 50 माइनस q, तो p is equal to 50 minus 25, that is equal to again 25, that means p is also 25 and q is also 25. That means this given system of equations that is representing intersecting lines with unique solution at 25 and 25, that means these two lines are intersecting at point 25 and 25, both x and y coordinates are 25. Okay, I hope बच्चों ये आपको समझ में आ रहा है। अगर स्टिल आपको थोड़ा सा भी कहीं डाउट लग रहा है तो बच्चों आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज करिए, अगेन गो बैक एंड अगेन गो थ्रू दैट थिंग विद फुल कंसंट्रेशन। ओके, तो आई होप कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आई एम श्योर, नॉट होप, आई एम श्योर दैट आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी इलेबोरेटली समझा रखा है रिटर्न में भी और वर्बली भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन है इसमें, फादर टोल्ड हिज सन दैट 2 years ago I was 13 times as old as you were, देन मीन्स 2 years बैक की बात हो रही है, एंड 4 years later फ्रॉम नाउ आई विल बी 4 times एज ओल्ड एज यू विल बी। ठीक है, तो इसमें दो कंडीशन उन्होंने दे रखी हैं, तो इसको हमें रिप्रेजेंट करना है एल्जेब्रिकली एज वेल एज ग्राफिकली, एंड वी हैव टू फाइंड द एज ऑफ फादर एंड सन ऑल्सो। तो लेट अस अज्यूम दैट द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज एक्स। ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया कि सन की एज एक्स है एट प्रेजेंट एंड फादर की प्रेजेंट एज इज वाई ईयर्स। ओके, तो इसमें से हम एक दो इक्वेशन बना लेंगे। देखिए, फादर की अभी की एज वाई है, इसमें से 2 माइनस करेंगे तो कौन सी एज आ जाएगी? 2 years बैक फादर वॉज वाई माइनस 2 years ओल्ड, एंड सन है वो एक्स माइनस 2, बिकॉज अभी की एज उसकी एक्स है, इसमें से 2 माइनस करेंगे तो ये 2 साल पहले की एज सन की आ गई। लेकिन वो बता रहा है कि 13 टाइम्स था उस समय, रेशियो जो बता रहा है फादर और सन की एज का 13 टाइम्स, तो सन की एज ऑब्वियसली कम है, तो इसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देन ओनली विल रीच दिस वाई माइनस 2। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके वी कैन राइट दिस वे, एंड वी कैन राइट दिस एज इक्वेशन 1। सिमिलरली जो सेकेंड सेंटेंस है 4 years, जो सेकेंड कंडीशन दी है, आफ्टर 4 years, आफ्टर 4 years मीन्स फादर की एज विल बी वाई प्लस 4, प्रेजेंट एज इज 5, उसमें 4 ऐड करेंगे तो फ्यूचर मतलब 4 साल बाद की एज फादर की मिल जाएगी। सिमिलरली सन की एज विल बी आफ्टर 4 years एक्स प्लस 4। ठीक है ना, अब रेशियो दिया है 4 टाइम्स, ठीक है ना, इट विल बी 4 टाइम्स, फादर इज सेइंग दैट ही विल बी 4 टाइम्स एज ओल्ड एज द सन, दैट मीन्स सन की एज होगी फ्यूचर में 4 साल के बाद, तो उसका 4 टाइम्स विल बी फादर्स एज। ठीक है, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट दिस इक्वेशन y माइनस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो हमें ये दो इक्वेशन मिल गई है, दैट मीन्स ये एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन सिचुएशन, ये जो हमें बताई थी दो सिचुएशन दी है उसको दिस वे वी कैन राइट इट एल्जेब्रिकली। ओके, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन को हम वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x, तो y को हम एक तरफ लिखेंगे और x की जो टर्म है और जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड लेके गए, तो वी गेट दिस इक्वेशन एज y इज इक्वल टू 13x माइनस 24, इसको हम थर्ड इक्वेशन रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अब ये जो y की वैल्यू है हम इसको सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वी गेट दिस दैट इन प्लेस ऑफ y वी हैव पुट दिस वैल्यू 13x माइनस 24,
बाकी की सेम रखेंगे, -4x सेम है, -12 = 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे बिकॉज दोनों में x x आ गया, सब y तो है ही नहीं इसमें, ठीक है ना। तो वी गेट दिस 9x = 36 और x = 36 डिवाइड बाई 9 दैट इज 4 ईयर्स, ठीक है ना। अब हमें क्योंकि x की वैल्यू मिल गई है तो वी कैन ईजिली फाइंड y की वैल्यू। इसमें हम x की जगह पर 4 ईयर्स लगा देते हैं, तो वी गेट 13 × 4 = 52 -24 दैट इज 28 ईयर्स, ठीक है ना। तो फादर्स एज इज प्रेजेंट एज इज 28 ईयर्स एंड सन्स प्रेजेंट एज इज 4 ईयर्स, ठीक है। इसको हम देखिए ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो दोनों इक्वेशंस हैं हमारे पास में, इसको हम क्योंकि ये डिफरेंट पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है ना इसमें, क्योंकि अगर हम एक्स की अलग वैल्यूज़ रखते हैं तो इसमें तो एक काम कर सकते हैं आप, इसमें तो मैंने सेम लिखा हुआ है y -13x + 24 = 0। इसको आप y = 13x - 24 लिख लीजिए एंड उसके बाद आप x की डिफरेंट वैल्यूज़ यानी x की वैल्यू 0 1 2 3 4 लिख के उसके सामने y की वैल्यू कितनी आ रही है वो आप यहाँ पर टेबुलेट कर लीजिए, ठीक है ना। दिस वे ओनली आई हैव डन। तो इसको हम प्लॉट करेंगे तो वी गेट दिस लाइन, ओके, राइट। क्योंकि आपको पता है कि जो जितने भी पॉइंट्स होंगे ये लाइन के ऊपर वो इस इक्वेशन को मीट कर रहे हैं, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहे हैं। सिमिलरली जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें भी सेम हमने एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ लेके वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लिए एंड उसको हमने प्लॉट किया तो वी गेट दिस लाइन ब्लू कलर। देखिए मैंने आपके सिंप्लीफाई करने के लिए ये आपको जिससे कि ईजिली समझ में आ जाएगा, तो यहाँ मैंने ब्लू कलर रखा है और यहाँ पर भी मैंने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है इस लाइन को एंड ये जो रेड से लिखा है यहाँ पर और रेड लाइंस रेड कलर से इसको रिप्रेजेंट किया है। तो अब ये देखिए कि बोथ द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट, राइट। सो दिस इज द यूनिक सॉल्यूशन फॉर दीज टू इक्वेशंस, ओके। तो वी कैन इजीली सी दैट कि एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है 4 मिल रही है बच्चों, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए वाई को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं 28, है ना, विच इज़ द सॉल्यूशन। वो यूनिक सॉल्यूशन है कि फादर की एज 28 ईयर्स है और सन की एज 4 ईयर्स, ठीक है ना। सो दिस इज द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ दिस टू simultaneous linear equations, right? So a graphical this way we can do it. Let us go to question number 3। आई होप बच्चों से आपको समझ में आ रहा है। अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड अगेन रेफर दिस थिंग। जो भी मैंने लिखा है जो मैं बोल रहा हूँ उसको वापस से फुल कंसंट्रेशन के साथ में सुनेंगे, देखेंगे तो ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा। अगेन एज रिलेटेड ही प्रॉब्लम है, इसमें भी 7 years एगो फादर की एज 7 times as old as the son and 3 years from now father will be 3 times as old as son। अगेन हमें दो इक्वेशंस मिल जाएंगी इससे, जैसे कि फादर की जो 7 years बैक कितनी होगी x - 7 इज इक्वल टू 7 टाइम्स बोल रहा है सन की एज इज y - 7, ठीक है ना। हमने प्रेजेंट एज दोनों की x और y ले लिए, ठीक है। तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो वी गेट दिस इक्वेशन, ओके। और सिमिलरली जो सेकेंड सेंटेंस है उससे हमें दूसरी इक्वेशन हम फॉर्म कर सकते हैं। इसमें क्योंकि फ्यूचर में है तो x + 3 इसमें ऐड करना पड़ेगा, y में भी 3 ऐड करेंगे तो हम फ्यूचर की एज मिलती है। इसमें हमें दिया हुआ है रेशियो 3 टाइम्स, तो फादर एज इज 3 टाइम्स, सो वी कैन मल्टीप्लाई दिस बाय 3। ये सन की एज आफ्टर 3 years इंटू 3 विल बी फादर्स एज आफ्टर 3 years, ओके। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट दिस इक्वेशन एज इक्वेशन 2। ये दो इक्वेशन मिल गई। अब हमें फर्स्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई और करेंगे, वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 लिख लेते हैं। अब जो एक्स की वैल्यू हमें मिली इसको हम सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इन प्लेस ऑफ एक्स वी कैन पुट 7y -42, ठीक है। तो वी गेट दिस 3y -7y -42 + 6 = 0। अच्छा बच्चों देखो इसमें हम y इन टर्म्स ऑफ x भी लिख सकते थे, बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता क्योंकि फिर वो 7y = दिस मच आता, फिर वो y = उसमें डिनोमिनेटर में 7 आ जाता, ठीक है ना। तो इट वुड हैव मेड दिस स्लाइटली कॉम्प्लिकेट हो जाता, क्योंकि फ्रैक्शनल हुआ जाता तो थोड़ा मुश्किल होता, दैट्स वाई। तो ये थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखानी पड़ती है बच्चों इसमें, इसलिए मैंने x की वैल्यू ली है, ठीक, जो कि सिंगल है, ठीक है ना। तो इसमें कोई कोफिशिएंट नहीं है, अगर कोफिशिएंट होगा तो फिर वो डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें देखिए अब मैंने y की वैल्यू मिल गई हमें, y = 12,
ठीक है ना, इसको हम सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल टू 12 आए, अब y इक्वल टू 12 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो वी गेट द वैल्यू ऑफ x इज दिस, देखिए 7 इंटू 12 माइनस 42 इज इक्वल टू 42। ठीक है ना, तो वी गेट फादर्स एज एज 42 एंड सन्स एज, प्रेजेंट एज इज 12 ईयर्स। ओके, अगेन इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगेन जो फर्स्ट इक्वेशन है उससे हम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स के सामने वाई की डिफरेंट वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक है, और इसमें भी अगेन जैसे बोल रहा हूँ बेटा कि यहाँ बच्चों इसमें पहले वाई इज इक्वल टू 7x-42 लिख लेंगे, तो इट विल बिकम अ बिट ईजियर, आपकी जो वैल्यू फाइंड करने के लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो ये हमने रेड, ये जो रेड लाइन से हमने इसको बता कर रिप्रेजेंट किया दिस इक्वेशन, राइट। सिमिलरली ब्लू लाइन से इस इक्वेशन को हमने रिप्रेजेंट किया 3x माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें एक्स की डिफरेंट वैल्यूज लेके वाई की वैल्यूज कितनी आ रही हैं वो इक्वेशन में डाल के वी कैन फाइंड आउट दीज वैल्यूज एंड उसको ऐसे प्लॉट कर दिया, तो वी कैन सी दैट they are intersecting at this point and this point is, this should be the unique solution, right। तो देखिए ये 12 पे आ रहा है, x की वैल्यू 12 है यहाँ पर, ठीक है, एंड y की वैल्यू है 42 एंड विच इज़ द यूनिक सॉल्यूशन। वही हमने पहले फाइंड आउट किया algebraically also we have found that फादर की एज 42 ईयर्स है एंड सन की प्रेजेंट एज इज 12 ईयर्स। ठीक है, तो दिस इज द यूनिक सॉल्यूशन फॉर द टू लीनियर इक्वेशंस गिवन टू अस, राइट। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें भी देखिए अगेन बोल रहा हूँ कि आपको ना पहले तो क्वेश्चन को समझ कर इक्वेशन फॉर्म करना सबसे बड़ा क्रिटिकल फैक्टर है। वो 50% ऑफ द वॉर इज़ वॉन। अगर आपने ये इक्वेशन अच्छी बना दी, मतलब सही बना दी, तो फिर आपकी गलती होने के कोई चांसेस ही नहीं है। ठीक है ना, फिर तो सिंपल हो जाता है। तो सबसे पहले एक क्रिटिकल ये फैक्टर होता है कि आपको इसको समझ कर, जो सेंटेंस फॉर्म में दिया है इक्वेशन, इसको समझ के पहले इक्वेशन फॉर्म करना बहुत सबसे मेन काम ये होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसलिए बोलता हूँ बच्चों कि आप पहले समझिए, क्वेश्चन को पढ़िए समझिए, देन यू फॉर्म द इक्वेशन। जैसे यहाँ पर लिखा है दे अर्ली एंजॉयड राइड ऑन जायंट व्हील एंड ऑल्सो प्लेड शूटिंग गेम in a fair. If number of times she had taken the ride is double the times she played the game, and cost of each ride is 3 and cost of game is 4 rupees, and she total spent the rupees 12, then we have to find how many times she took the ride and how many times she played the game. And also we have to represent graphically as well as algebraically. So let us again assume that she took the ride x times, ठीक है, because we are not aware, we have to find out, तो हमने ये x वेरिएबल ले लिया। We assume that she has taken the ride x times and she has played the game y times. Then we can write this equation as, first sentence is the number of times she has taken the ride is double the number of times she played the game. So we can write this equation as x equal to 2y। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं, because she took the ride double times, 2 times, then the number of times she played the game। okay, so we can easily write this equation। सेकेंड हमें क्या दिया हुआ है उसने, कि 20 रुपीज़ उसने टोटल खर्च किए। ठीक है ना, शी स्पेंड ₹20 टोटल एंड शी द कॉस्ट ऑफ ईच राइड, क्योंकि हमने ये देखिए एज्यूम किया कि एक्स टाइम्स उसने राइड किया, तो उसका टोटल खर्चा राइड में कितना होगा 3 इंटू एक्स। ठीक है ना, क्योंकि उसने 3 टाइम्स राइड ली है, सॉरी एक्स टाइम राइड ली और 3 रुपीज़ पर राइड उसका कॉस्ट है। सिमिलरली उसने जो गेम खेला है वाई टाइम्स उसने गेम खेला है और हर बार उसने 4 रुपीज़ दिए गेम खेलने के लिए, तो 4 इंटू वाई ये हो गया। तो टोटल इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल उसका जितना पैसा उसने स्पेंड किया वो आ जाएगा। तो दिस इज अ सेकेंड इक्वेशन। तो इस तरह से हमने देखिए दो इक्वेशन पहले फॉर्म कर ली, पहले क्वेश्चन को समझ लिया, उससे हमने दो इक्वेशन फॉर्म कर लिए। अब इसको सिंप्लीफाई करना है बिकॉज वी हैव टू वेरिएबल्स एक्स और वाई एंड टू इक्वेशंस। ठीक है, तो ये बच्चों याद रखिए कि जब वेरिएबल दो होते हैं तो दो इक्वेशन होनी चाहिए हमारे पास, तभी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अगर 3 वेरिएबल होंगे तो फिर 3 इक्वेशंस वी नीड। ओके, तो इसमें देखिए अब अपने सब्स्टिट्यूट करेंगे, x इक्वल टू ऑलरेडी इक्वेशन में ही है x इन टर्म्स ऑफ 2y, तो इसको सिंपली ये इसमें से वैल्यू को इधर पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन। तो x की जगह पर हम यहाँ 2y रख देंगे। ठीक है, तो 2y इंटू 3 प्लस 4y इज इक्वल टू 20, इसको हमने सॉल्व किया तो वी गेट द वैल्यू ऑफ y एज 2। ठीक है, एंड वी नो फर्स्ट इक्वेशन से कि x इज इक्वल टू 2y, तो x विल बी इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स शी टुक द राइट 4 टाइम्स एंड प्लेड द गेम 2 टाइम्स। ठीक है ना, तो एल्जेब्रिकली हमने ये तो पहले तो
इक्वेशन नंबर 1 और 2 से ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। एंड ये सॉल्यूशन भी आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इसको ग्राफिकली हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है कि पहले x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो हमने y विल बी इक्वल टू, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x डिवाइड बाय 2, ठीक है ना। तो ये हम डिफरेंट पॉइंट लेते हैं x के, उसके सामने y की कितनी वैल्यू है वो हम यहाँ पर टेबुलेट कर देते हैं। एंड इससे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वी गेट दिस लाइन, ठीक है ना। तो आप भी बच्चों ये कि रफ ग्राफ ले लीजिए या फिर रफ उसमें अपने पेंसिल और स्केल से लेकर आप डिफरेंट पॉइंट लगा सकते हैं अपने नोटबुक पे। यू कैन ऑल्सो ड्रॉ दिस वे दिस ग्राफ एंड यू कैन सी दैट कहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। सेम वे आपका सेकेंड इक्वेशन जो है वो मैंने ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट किया है। एंड ब्लू लाइन से यहाँ पर पॉइंट्स को भी मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर टेबलेट किया हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दो लाइन्स है वो इंटरसेक्ट हो रही है एट दिस पॉइंट, y इज इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4 एंड दिस इज द यूनिक सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी फाइंड भी कर लिया है, ठीक है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो अगेन आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वापस से इसको देखिए, वीडियो को पॉज करके विथ फुल कंसंट्रेशन, राइट। अब देखिए हमें दो इक्वेशन अगेन दी हुई है कि विच आर रिप्रेजेंटिंग द पाथ ऑफ ट्रेन ए एंड ट्रेन बी, ठीक है। दो इक्वेशन दी है, तो हमें क्या करना है, अगेन ग्राफिकली हमें रिप्रेजेंट करना है सिचुएशन को। तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि पहले हमें वैल्यूज़ लिखनी पड़ेंगी, एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए वाई की क्या क्या वैल्यूज़ आ रही है, वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम दिस इक्वेशन, ओके। एंड सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में भी वही करेंगे, एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ ले लेंगे हमने 0 1 2 3 4 5 6, उसके सामने वाई की क्या क्या वैल्यूज़ आ रही है उसको हमने टेबलेट कर दिया। एंड बाद में हमने एक ग्राफ में दोनों को यहाँ पर प्लॉट कर दिया, ठीक है ना। ऑल द पॉइंट्स वी हैव प्लॉटेड हियर, तो वी कैन सी दैट कि दीज आर टू पैरेलल लाइन्स, ठीक है ना। ये इक्वेशन वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग टू पैरेलल लाइन्स, ठीक है ना। तो इसमें हम ये भी हम देख सकते हैं कि ये रेशियो भी आप फाइंड करके देख सकते हैं कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 बिकॉज दैट इज द कंडीशन फॉर द पैरेलल लाइन्स। वो भी आप एक क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, राइट। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखिए, इसमें तो लिखा हुआ है कि ऑन कंपेयरिंग वी हैव टू कंपेयर द रेशियोज A1/A2 B1/B2 and C1/C2 and without drawing, हमें ड्राइंग नहीं करना है। We have to find whether the lines representing the following pair of line linear equations intersect at the point or are parallel or they are coinciding, ठीक है। तो हमें पहली दो पेयर लेते हैं इक्वेशन की, कोफिशिएंट्स फाइंड कर लिया हमने, A1 की वैल्यू +5, B1 की वैल्यू -4 एंड C1 की वैल्यू +8 एंड A2 is +7, B2 is +6 एंड C2 is -9, ठीक है। ये आपका आ गया, ओके। C2 is -9, so we can derive the values of these ratios. A1/A2 is equal to 5/7 we get, B1/B2 is -4/6 and C1/C2 is equal to -8/9. तीनों के तीनों अलग हैं, right? They are not equal. That means these two lines are intersecting lines, okay? Because this is a condition for intersecting lines, right? Similarly आप देख सकते हैं कि सेकेंड जो इक्वेशन है ये दो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं, उसमें भी A1/A2 is equal to 1/2, B1/B2 is 1/2, C1/C2 is also 1/2. So we can see that they are all equal. That means कि they are representing the two coinciding lines. That means infinite solution will be there, right? So let us go to question number 7. Given the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, we have to write another linear equation in two variables such that the graphical representation of the pair is so formed is intersecting lines, coincident lines and parallel lines, okay. The given line is represented by linear equation 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. तो हमें पहले इसके कोफिशिएंट निकाल लेने हैं, A1 के कोफिशिएंट +2, B1 के कोफिशिएंट +3 एंड C1 के -8, ठीक है। तो अब हमें अगर दूसरी ऐसी लाइन जिसको कि इंटरसेक्ट कर रही है, इसको अगर ऐसी हमें बनानी है तो उसका इट शुड सेटिस्फाई दिस, राइट।
a1 upon a2 should not be equal to b1 upon b2, it should not be equal to c1 upon c2. ठीक है ना? तो हम इस तरीके से हमें a2 और b2 और c2 इस तरह से फाइंड आउट करना है कि वो ये इक्वल नहीं होने चाहिए। तो दिस वे वी चूज, ये दिस कैन बी एनी इक्वेशन, ठीक है ना? तो हमने एक ये वैल्यू ढूंढी, बिकॉज a2 इज 3 लेते हैं तो a1 अपॉन a2 विल बी 2/3, whereas b1 upon b2 is 3/2. They are not equal. Similarly, c1 upon c2 is minus 8 upon 4. That means minus 2. So they are not equal. So we can form this kind of linear equation. एक और दूसरी, यानी कि 3x, एक की 8 2 की वैल्यू 3x 3 हो गई, 3x हो गया, b2 is 2 तो 2y प्लस constant term is plus 4 is equal to 0. तो ये एक इक्वेशन. यू कैन ऑल्सो मेक अनदर इक्वेशन, ठीक है ना? तो ये दोनों के दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी. ये गिवन इक्वेशन एज वेल एज दिस वन, दीज विल बी इंटरसेक्टिंग. ठीक. सिमिलरली आप सेकेंड इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है कॉन्स्टेंट लाइंस की. दैट मीन्स कि a1 अपॉन a2 शुड बी इक्वल टू b1 अपॉन b2 शुड बी इक्वल टू c1 अपॉन c2. तो हम ऐसे ही वैल्यूज इसकी फाइंड करेंगे जिससे कि सेम रेशियो सेम रहे. ठीक ना? तो इसमें हमने जैसे अगर 4 लिया है तो इसमें इक्वेशन क्या है हमारा 2/4. ठीक है, तो 1/2 हो गया. तो हमें अब इसकी वैल्यू 3 है तो इधर 6 होनी चाहिए. तो अगेन 1/2 करना है, हमें रेशियो सेम होना चाहिए. एंड c2 बिकॉज यहाँ पर c1 इज -8 तो इट शुड बी -16, तो रेशियो अगेन 1/2 हो जाएगा. ठीक है ना? जनरली इट विल सेटिस्फाई दिस वन इक्वेशन सेकेंड. तो this way we can write 4x plus 6y minus 16 is equal to 0. This will satisfy this ratios. Okay. Similarly आपको पैरेलल लाइंस देखिए, तो पैरेलल लाइंस में क्या होती है हमारी कंडीशन, a1 अपॉन a2 शुड बी इक्वल टू b1 अपॉन b2 शुड नॉट बी इक्वल टू c1 अपॉन c2. ठीक है ना? तो इसके लिए अगेन हमने यहाँ पर तीन वैल्यूज लेनी है such that this will satisfy this one. So we see here this is 2/4 means 1/2 हो गया. अगेन 3/6 अगेन 1/2, लेकिन इसको इक्वल नहीं होना है इसलिए -8 की जगह -16 नहीं रखना है कि 16 के अलावा कुछ भी रखेंगे तो वो will not be equal to a1 upon a2 as well as b1 upon b2. So this will satisfy the ratio given in equation 3. तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8 में वी हैव टू डिटरमिन द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ग्राफिकली. ओके. The equations of whose sides are as below. So हमें 3 equations are given. So as we know that every solution of an equation can be represented by a point on the line. So first we will find the different solutions for these 3 equations. ठीक है. तो इसमें हमें क्या करना है कि x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हम y की डिफरेंट वैल्यूज़ निकाल के यहाँ लिख लेते हैं. इसको हम टेबुलेट कर रहे हैं इस तरीके से. फर्स्ट इक्वेशन इज y इक्वल टू x. इसमें डिफरेंट वैल्यूज़ x की हमने ली, उसके सामने y की वैल्यूज़ को हमने यहाँ टेबुलेट कर दिया. सिमिलरली y इज इक्वल टू 0 इज़ द सेकंड इक्वेशन. उसमें भी सेम हमने y इज इक्वल x की वैल्यू डिफरेंट लेके y की वैल्यू 0 है. दैट मीन्स कि ये तो आपकी x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है ना? आप देख सकते हैं कि इसमें ओनली x एक्सिस में ही ये पॉसिबल है कि x की कोई भी वैल्यू होगी तो y इज़ ऑलवेज 0. राइट. थर्ड इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है यहाँ पर y को in terms of x. So it becomes easier for you to find the values of y because x की हम different values यहाँ रख लेंगे and accordingly we can find the value of y here, right? और इसको हमने फिर यहाँ पर प्लॉट कर लिया तो 3 लाइन हमें ऐसे मिल रही हैं. these are intersecting at 0 and 0. ठीक है. ये 5/3 and 5/3 सेकेंड पॉइंट है जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं दो लाइन्स. और तीसरी ये है x एक्सिस, और ये जो ग्रीन कलर की लाइन है वो 10/3 एंड 0 पर इंटरसेक्ट कर रही है. ठीक है ना? तो दीज आर द 3 वर्टिसेस ऑफ दिस ट्राइंगल. ओके. तो इट्स वेरी सिंपल बच्चों. लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 9 नाउ. वी हैव टू सॉल्व द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली. तो अगेन जैसे कि जो भी सॉल्यूशंस है इक्वेशन के वो पॉइंट्स के द्वारा वो होते हैं. ठीक है ना? it can be represented by points on the line. Like for example, ये जो इक्वेशन है x minus y plus 1 is equal to 0, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y in terms of x, y is equal to x plus 1. ठीक है. तो ये हम ये इक्वेशंस को हम अगर लाइन के रूप में देखते हैं तो इसमें जो भी पॉइंट्स होंगे इसमें, ये जो आपकी रेड लाइन होगी, सॉरी, तो ये जो रेड है लाइन
तो इसमें सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, राइट। तो इसमें से हम कुछ पॉइंट्स हमने लिए हैं 0 से लेकर 6 तक के। तो उसमें वाई की जो वैल्यूज़ हैं वो हमने यहाँ पर टेबुलेट कर दी और यहाँ प्लॉट कर दी, राइट। और अगेन आपके कन्वीनियंस के लिए बच्चों मैंने रेड से जो यहाँ लिखा है रेड कलर से, वही रेड कलर से मैं यहाँ लाइन को ड्रॉ किया, पॉइंट्स को भी ड्रॉ किया हुआ है। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन को 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 को हमने सिंप्लीफाई किया है y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x हियर वी हैव रिटन, सो दैट यहाँ पर x की डिफरेंट आप वैल्यूज रखेंगे तो यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ y हियर। एंड इसको आपने यहाँ पर फिर प्लॉट कर दिया है और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दे आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट, पॉइंट नंबर इज x इक्वल टू 2 एंड y की वैल्यू है 3, राइट। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन है दैट इज़ अ यूनिक सॉल्यूशन वी आर गेटिंग विच इज़ 2 एंड 3, राइट। आप इसको अलजेब्रिकली भी सॉल्व करके देख सकते हैं, यू कैन क्रॉस वेरीफाई दिस थिंग, राइट बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा है, इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। आपको ग्राफ या तो ग्राफ पेपर लेके ड्रॉ कर लीजिए, दैट विल बी बेटर। अदरवाइज यू कैन जस्ट सिंपली ड्रॉ दिस थिंग ऑन योर नोटबुक। ये ग्राफ स्केल एंड पेन से या पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकते हैं एंड यू कैन चेक दैट, ओके। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 10 नाउ। Show graphically that the following simultaneous linear equations has infinitely many solutions. अब देखो बच्चों, ये अगेन जो पहले जो दो हमें विशेष दी हैं वो लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अगेन जो डिफरेंट वैल्यूज़ लेंगे एक्स की और उसके सामने वाई की वैल्यूज़ को टैबुलेट कर लेते हैं, ओके। तो दोनों इक्वेशंस को हमने यहाँ पर इससे लिख लिया है, यहाँ पर इसके डिफरेंट पॉइंट्स टैबुलेट कर दिए और फिर हमने यहाँ पर प्लॉट कर दिया। तो हम देख रहे हैं कि बोथ द लाइन्स आर कोइंसाइडिंग, राइट, यानी कि ओवरलैप कर रही हैं एक दूसरे को। तो ऑब्वियसली देयर विल बी इन्फिनिट सॉल्यूशंस बिकॉज जितने भी पॉइंट्स हैं ये मैंने आपको जस्ट दिखाने के लिए कि देयर आर टू लाइन्स, अदरवाइज मैं पूरा पूरा रेड हो जाता है, इसलिए मैंने दो पॉइंट्स निकाल दिए थे इसके आगे पीछे के, सो दैट ये आपकी डिफरेंट आपको लाइन दिखाई देगी कि ब्लू लाइन इज देयर एंड रेड लाइन इज ऑल्सो देयर, राइट। अदरवाइज रेड लाइन वॉज ओवरलैपिंग द ब्लू line completely. So that's why I have taken out these 2 points. ठीक है बच्चों, so you can also draw this thing. So we observe that these two lines are coinciding and overlapping each other and which can be extended to infinity in both the directions, right? So and that's why actually all the points जो भी points हैं वो इसको satisfy कर रहे हैं, that means there can be have we can have infinitely many solutions for these two equations, right? So let us go to question number 11 now. We have to show graphically the following simultaneous linear equations are inconsistent. Are inconsistent means they don't have any solution. Okay. और सॉल्यूशन कब नहीं होते बच्चों, जब दे आर पैरेलल लाइंस, राइट। तो हमने अगेन ये आप देख सकते हैं ये इक्वेशंस के लिए हमने डिफरेंट प्लॉट कर दिए हैं एक्चुअली, डिफरेंट लाइंस डिफरेंट पॉइंट्स को पहले हमने टेबुलेट किया है यहाँ पर, डिफरेंट एक्स के डिफरेंट वैल्यूज़ लेके वाई की वैल्यूज़ हमने टेबुलेट कर दी है, उसके बाद हमने प्लॉट कर दिया है। रेड कलर से जो हमने दिखाया यहाँ पर वो रेड लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड सिमिलरली ये ब्लू कलर से जो हमने पॉइंट्स दिखाए हैं यहाँ पर वो ब्लू कलर की ये लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। वी आर सीइंग दैट दीज आर रनिंग पैरेलल लाइंस आर देयर, राइट। so they are running parallel to each other, so obviously अब आप infinitely इधर को भी दोनों तरफ extend करेंगे then also they are not going to meet because they are parallel lines just like a railway track, so they don't have any solution। and आपको पता है कि जिसके solution नहीं होते उसको हम क्या बोलते हैं, inconsistent equations, ओके। आई होप बच्चों समझ में आ रहा है, बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं एंड यू कैन ऑल्सो प्लॉट। देखिए इसको प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, खुद प्लॉट करिए ग्राफ पेपर लेके या फिर खुद पेंसिल पेन लेके और स्केल लेके ड्रॉ करिए, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 में आपको डिटरमिन द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल ग्राफिकली, द इक्वेशंस ऑफ हुज साइड्स आर एज बिलो। थ्री इक्वेशंस आर गिवन, ये सीबीएसई में पूछा गया है 2000 ईयर में। तो अगेन जैसे कि बच्चों एवरी सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट ऑन द लाइंस, राइट। तो देयरफॉर हमने पहले क्या किया, ये तीनों इक्वेशंस की हमने डिफरेंट वैल्यूज़ टेबुलेट कर लिए, एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए वाई की क्या क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है ना, बिकॉज ऑल दीज
points will be satisfying this equation. Okay, तो देखिए हमने 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस एट इसमें लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर 5y इज इक्वल टू एक्स प्लस 14, और इसको भी हमने सिंप्लीफाई किया, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। और फिर हमने ये डिफरेंट वैल्यूज़ हमने टेबुलेट कर दिए, x की अलग अलग वैल्यूज़ ली हैं, y की वैल्यूज़ टेबुलेट कर दी हैं। उसके बाद हमने ये प्लॉट किया, तो वी गेट दिस थिंग। It is forming, these three lines are forming one triangle and they are intersecting at these 3 points, minus 4 and 2, at 2 and 5, and third point is 1 and 3. So these are the three vertices of this triangle, right? Let us go to question number 13 now. Question number 13 may again determine graphically whether the following system of equation is consistent or inconsistent, right? तो अगर सॉल्यूशन होगा तो वो कंसिस्टेंट होगा। तो अगेन हमने बच्चों देखो पहले टेबुलेट करना है, हमें डिफरेंट वैल्यूज़ लेनी है हमें, ठीक है। अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा, इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। आप भी अलग से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, डिफरेंट एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ लेके वाई की क्या वैल्यूज़ आ रही है हर एक इक्वेशन के लिए। फॉर एग्जांपल दिस 2y इज इक्वल टू, जैसे इसकी इक्वेशन हमने 2y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 लिख ली है, तो एक्स के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए वाई की वैल्यूज़ क्या क्या आ रही है वो टेबुलेट कर दिए। एंड वी हैव ड्रॉन दिस, ये रेड कलर की जो लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है दिस इक्वेशन। ओके, सिमिलरली जो ब्लू कलर की लाइन है वो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। एंड दे आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये, यहाँ पर है ये y की वैल्यू माइनस 0.5 है, देखिए हाफ है ना, ठीक है, 0 और 1 के बीच में है, तो माइनस 0.5 ये y एक्सिस है, उसमें 0.5 पे कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, और यहाँ पर ये है 1, ठीक है, दिस इज 1 एंड दिस इज 2 3 4, तो ये x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है माइनस 0.5। so this is a unique solution, so that means कि this these equations are uh, equations, they are consistent equations. Okay, very easy questions are there बच्चों। only thing is कि you will have to just draw it properly, तो आपको solution exactly मिलेगा। you can just cross verify with algebraically also. okay, अब इसमें determine 14 क्वेश्चन में determine graphically whether the following system of equation has a unique solution। अगेन सेम है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए आपको डिफरेंट वाई की भी डिफरेंट वैल्यूज़ लेनी है, एंड उनको यहाँ पहले टेबुलेट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हमने प्लॉट कर दिया, तो वी कैन सी दैट यहाँ पर वो इंटरसेक्ट हो रही है दो पॉइंट पर। एक्स इज इक्वल टू आपके कितनी 1.8 आ रही है यहाँ पर, एंड दिस इज वाई इज इक्वल टू 0.8 माइनस में, ठीक, माइनस 0.8। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपके, आप चेक कर सकते हैं। अगर आप कहीं भी डाउट लगे तो आप वीडियो को पॉज करके आप वापस से देखिए विथ फुल कंसंट्रेशन, तो आपको ज़रूर समझ में आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, अभी यहाँ पर हमें अगेन डिटरमिन ग्राफिकली वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एज यूनिक सॉल्यूशन। तो इसमें बच्चों अगेन हमें जो दो इक्वेशंस दी हैं, पहले तो हमें पता है कि जो एवरी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट, है ना, डिफरेंट पॉइंट्स आर देयर। तो हमें पहले वही सेम करना है कि हमने डिफरेंट वैल्यूज़, एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ के सामने वाई की क्या क्या वैल्यूज़ आ रही है वो हमें यहाँ पर टेबुलेट करनी है, बाद में उसको हमें प्लॉट करना है यहाँ पर। तो अगेन मैंने ये दो पॉइंट्स निकाल दिए हैं, द रीज़न बीइंग अगेन क्योंकि दे आर कोइंसाइडिंग, ओवरलैप कर रही है एक दूसरे को, तो सो दैट वी कैन सी दैट के नीचे अगर अदरवाइज अगर मैं दो पॉइंट नहीं निकालता तो आपको ब्लू लाइन दिखती ही नहीं नीचे से, राइट, रेड लाइन वुड हैव बीन देयर क्योंकि इट इज़ ओवरलैपिंग, कोइंसाइडिंग विद ईच अदर, राइट। दैट मीन्स कि दे आर हैविंग इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है ना, इसमें यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको, देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वी कैन सी हियर, ठीक है। तो इसमें जब किसने बोला कि यूनिक सॉल्यूशन तभी होता है जब आपस में इंटरसेक्ट करती है ओनली एट वन पॉइंट, बट यहाँ तो कोइंसाइड कर रही है, दे आर ओवरलैपिंग, राइट बच्चों। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 16 नाउ। अगेन वी हैव टू सॉल्व ग्राफिकली linear equation and find the coordinate of the point where the lines meet. Okay, so again we can just plot
दीज पॉइंट्स पहले तो हम टेबुलेट करके बाद में प्लॉट कर रहे हैं। तो ये रेड लाइन, जो रेड कलर की लाइन है, वो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, y इक्वल टू 8 - 2x। एंड जो ब्लू लाइन है वो 5y माइनस इक्वल टू 2x+4 को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो वी कैन सी हियर that these two lines are intersecting with each other at this point, x is equal to 3 and y is equal to 2, and which is the unique solution of this equation. Okay, let's go to question number 17 now. 17 में भी हमें देखिए इन्फाइनाइट सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन हमें देखना है। तो इसमें अगेन वी कैन सी दैट यहाँ पर हम टेबुलेट करिए डिफरेंट वैल्यूज एक्स और वाई की। बच्चों बहुत इजी है, यहाँ पर ये इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, दैट मीन्स इट हैज़ गॉट यूनिक सॉल्यूशन, राइट। So they are intersecting at +2 and -1, y is equal to -1 and x equal to +2. ओके बेटा, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रखा है। आप इसको जस्ट गो थ्रू दिस थिंग। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको जस्ट पॉज करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने काफ़ी प्रैक्टिस करवा दी। अब आई थिंक ग्राफ की आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए ग्राफिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने में। ओके, लेकिन आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जस्ट इसको देख कर मत करिए, आप अपने आप से पहले ग्राफ ड्रॉ करिए। खुद प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। जस्ट देखने से आपको समझ में नहीं आएगा बच्चों, ठीक है ना। आप भूल जाएंगे अगर केवल देख के आप इसको सोचेंगे कि आपको समझ में आ गया है। अभी ज़रूर समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर जब एग्ज़ाम पे बैठेंगे तब भूल जाएंगे। बेटर है कि जो मैंने यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ किया, आप भी एक पेपर और पेन लेके, पेंसिल लेके आप ग्राफ पेपर लेके ड्रॉ करिए या फिर एक ग्राफ बनाइए ग्राफ पेपर में, एंड देन ड्रॉ दिस थिंग्स, राइट। ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं, इसको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा बच्चों कि पहले तो टेबुलेट करना है डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ दिस थिंग, ठीक है ना। जैसे कि इजी करने के लिए इसलिए मैंने आपको y को एक तरफ ले लीजिए, x को एक तरफ रख लीजिए। इट विल बिकम ईजियर फॉर यू टू फाइंड डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ y अगेंस्ट डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ x। ठीक है, पहले उसको टेबुलेट करिए, उसके बाद में ही आप प्लॉट करिए, ठीक है। तो इसमें कोई मिस्टेक होने के चांसेस एकदम ज़ीरो हो जाते हैं। तो वी कैन सी हियर कि दिस इज these two lines are intersecting at point x equal to 2 and y is equal to 3, right? Very easy questions are there, but you need to do practice. Okay, again we have to solve graphically the following system of linear equations and shade the region between the two lines and x-axis. Okay, यहाँ में बाकी सब कुछ सेम है। दिस ओनली थिंग इज कि इसमें एक्स एक्सिस ये अगेन ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ में, तो वी हैव टू शेड दिस थिंग। तो वी ऑलरेडी शेडेड दिस। अगेन सेम बच्चों, आपको पहले तो डिफरेंट पॉइंट्स टेबुलेट कर लिए एंड उसके बाद में ये लाइंस प्लॉट कर लिए, एंड एक्स एक्सिस के साथ में ये जो एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है तो इसको हमने शेड कर दिए, एंड दीज आर इंटरसेक्टिंग, दीज टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट, दैट इज +2 एंड -1। वाई की वैल्यू -1 है यहाँ पर, एक्स की वैल्यू +2 है। ओके बच्चों, दिस वाज आस्क्ड इन 2006 में पूछा गया था ये क्वेश्चन सीबीएसई में। अब क्वेश्चन नंबर 20 में भी अगेन बच्चों बहुत सिंपल है। ग्राफ ड्रॉ करना है हमें, and we have to find the coordinates of the vertices of the triangle formed by the two lines and the y-axis. This time we have to find this। अच्छा ओके, तो अगेन x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हमने y की वैल्यूज टेबुलेट कर ली हैं फॉर बोथ द इक्वेशंस। ओके, एंड वी हैव प्लॉटेड दीज टू लाइंस, एंड वी उसको क्या बोल रहा है वो कि हमें जो ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है विथ y एक्सिस, राइट। y is this one is y axis, so we can see the two lines are intersecting at this point 3, x की वैल्यू यहाँ पर 3 है, y की वैल्यू 2 है, and the other 2 points are on the y axis, that is 0 and 4, and here is 0 and -1. So these are 3 vertices of this triangle, right? Okay, let us go to question number 21 now. अगेन इसमें देखिए, अच्छा इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी हमें इक्वेशन हमें बनानी पड़ेगी इसमें। पहले क्वेश्चन को समझ के देन वील हैव टू मेक द इक्वेशन फर्स्ट, राइट। तो इसमें इट इज गिवन द 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास पार्टिसिपेटेड इन ए क्विज इन विच नंबर ऑफ गर्ल्स आर 4 मोर देन बॉयज। ओके, दैट मीन्स जो गर्ल्स की नंबर है वो बॉयज से ज़्यादा है 4 नंबर्स से। ओके, देन टू फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु पार्टिसिपेटेड इन द क्विज। ओके,
तो बच्चों हमें दो इक्वेशंस कैसे फॉर्म करेंगे, एक तो इक्वेशन हो जाएगी हमारी कि सपोज मान लीजिए कि नंबर ऑफ बॉयज़ भी ए एंड नंबर ऑफ गर्ल्स भी बी, हमने एज्यूम कर लेते हैं पहले बिकॉज वी आर नॉट नोइंग एट प्रेजेंट, तो विल टेक वेरिएबल एज ए एंड बी, राइट। तो उसने पहले दिया है 10 स्टूडेंट्स आर देयर, दैट मीन्स कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 10, तो उससे हम लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू 10 माइनस ए। ओके, तो ए की डिफरेंट वैल्यूज लेंगे, अगर मतलब बॉयज़ की वैल्यू 0 है तो गर्ल्स 10 हो जाएंगी, ठीक है ना, ऑल द गर्ल्स बिकॉज देयर आर 10 स्टूडेंट्स। अगर बॉयज़ की वैल्यू 3 है तो ये 7 हो जाएगी, ठीक है ना। यू कैन टेक और मोर पॉइंट्स ऑल्सो, बट मैंने 3-4 पॉइंट्स से ही कवर करने के लिए मैंने आपको जो कि 0, 3, 5 एंड 10 ऐसे ले लिए, ठीक है। व्हेन द नंबर ऑफ बॉयज़ विल बी 10 तो ऑब्वियसली गर्ल्स की वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। या अगर 5 हैं बॉयज़ तो गर्ल्स भी 5 होंगी, अगर बॉयज़ 3 हैं तो गर्ल्स विल बी 7, तो दिस वे वी कैन ड्रॉ दिस थिंग। इसके बाद ये हमने लाइन ड्रॉ कर लिए दिस वन, एंड सेकेंड इक्वेशन हमारी होगी, उसमें वो बोलते हैं बिकॉज गर्ल्स आर 4 मोर देन बॉयज़, यानी कि गर्ल्स जो है सपोज बिकॉज बॉयज़ आर ए नंबर्स, तो उसमें 4 ऐड करेंगे तो वी रीच द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। ओके, इसको भी आप डिफरेंट इस इक्वेशन में ए के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए बी के डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पर आप टेबलेट कर सकते हैं। यू कैन फाइंड दीज वैल्यूज़ ऑफ बी एंड देन यू कैन प्लॉट। ओके, so we are seeing here that they are intersecting at this point। okay, x की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 3 है एंड b की वैल्यू 7 है, that means there are 3 boys who have participated in that quiz and 7 girls, right, and we can see that it is matching। ये हमारे इसको भी जो कंडीशन को भी फुलफिल कर रहे हैं बिकॉज डिफरेंस इज मोर देन दिस 4, right, the girls are 4 more than boys, okay, and total is also 10, right. So this is the solution for these two equations, right. This is a unique solution again, you can say. Then question number 22, here Bina has total of 40 pens and pencils together, okay. If she has 5 less pencils and 5 more pens, then number of pens would be 4 times the number of pencils. Find the original number of pens and pencils Bina had, okay। तो अगेन बच्चों इससे पहले हम विल एज्यूम दैट बीना हैड p नंबर ऑफ पेन्स एंड q नंबर ऑफ पेंसिल्स इनिशियली ओरिजिनली, ओके। देन फ्रॉम द फर्स्ट सेंटेंस से हम फर्स्ट सेंटेंस से हमें क्या मिल रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ दिस थिंग इज 40 पेन्स एंड पेंसिल्स टुगेदर, दैट मीन्स p एंड q को ऐड करेंगे समेशन विल बी 40, ओके। तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड सेंटेंस से हमें क्या मिल रहा है 5, अगर हम 5 लेस पेंसिल्स एंड 4 मोर पेन्स, यानी अगर पेन्स में हम ऐड करते हैं 5 मोर पेन्स एंड 5 लेस पेंसिल्स मीन्स क्यू माइनस 5, तो इसके बीच में रेशियो क्या आ रहा है 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेंसिल्स हो जाएगा, राइट। तो नंबर ऑफ पेंसिल्स विल बी क्यू माइनस 5 इंटू 4 करेंगे तो विल रीच द नंबर ऑफ पेन्स आफ्टर एडिंग, राइट। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो वी गेट दिस इक्वेशन p इज इक्वल टू 4q माइनस 25। तो इसको लेट अस से दिस क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें हम अगर फर्स्ट से substitute the value of p from equation 2 to 1, that means यहाँ पर तो p is equal to हमें 4q minus 25 ऑलरेडी वी आर हैविंग, इसकी p की वैल्यू हम इसमें सब्सिट्यूट करेंगे तो वी गेट दिस इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ q ओनली। तो 4q माइनस 25 प्लस q इज इक्वल टू 40 वे गेटिंग, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो वी गेट वैल्यू ऑफ q इज इक्वल टू 13, ओके। तो जब हम इस इक्वेशन में q की वैल्यू 13 रखते हैं तो वी गेट p की वैल्यू एज 27। सो Bina has originally 27 pens and 13 pencils, okay, very easy question। ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्ट किया रहता है यहाँ पर, तो आपको थोड़ा सा समझ के देन यू हैव टू फॉर्म दीज इक्वेशंस, ओके, वो जरा ध्यान रखना है बच्चों आपको। क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहे हैं वन फ्रेंड इज सेइंग टू अनदर वन दैट इफ यू गिव मी ₹100 आई शैल बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू आर, ओके। तो इससे बच्चों देखो पहले जो है सपोज हम एज्यूम करते हैं कि फर्स्ट फ्रेंड हैज़ p रुपीज़ एंड सेकेंड फ्रेंड इज q रुपीज़, पहले एज्यूम कर लेते हैं बिकॉज वी आर नॉट अवेयर एट प्रेजेंट, वी आर नॉट नोइंग, ठीक है, दोनों के पास कितने रुपीज़ हैं। तो पहले जो सेंटेंस से हमें क्या मिल रहा है वो
फर्स्ट जो बोल रहा है पी प्लस 100, वो बोल रहा है 100 रुपीज़ मुझे दे दो, आई विल बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू आर। ओके यू, तो फिर अच्छा उसके, क्योंकि कि उसने जो सेकंड फ्रेंड है उसने अब 100 रुपीज़ उसको दे दिए, तो उसके 100 रुपीज़ माइनस हो गए, यानी क्यू माइनस 100 हो जाएगा। एंड उसके पास 100 रुपीज़ दिए हैं तो उसको पी पी प्लस 100 हो जाएगा। तो इनका रेशियो क्या बता रहा है वो, ट्वाइस एज रिच। तो इसमें उससे मल्टीप्लाई करेंगे देन विल रीच दिस फिगर पी प्लस 100। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो वी गेट दिस इक्वेशन एज p is equal to 2q minus 300. Okay, let us write this as equation number 1. अब सेकेंड सेंटेंस से लिखता है कि the other friend is saying that if you give me 10 rupees, अब नाउ q वाला जो जिसके पास q रुपीज़ है वो बोल रहा है कि अगर if you give me 10 rupees then I shall be 6 times as rich as you are. Okay, that means अगर इसमें इसको 10 रुपये मिल जाते हैं तो q plus 10 will be 6 times p minus 10। ऑब्वियसली अभी क्योंकि इसने p वाले ने 10 रुपये इसको देगा, अभी तो इधर प्लस 10 होगा, इधर माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 6 टाइम्स रिचर है नाउ आफ्टर गेटिंग रुपीज़ 10। तो q प्लस 10 विल बी 6 मल्टीप्लाई बाय p माइनस 10। इसको भी हम अगेन सिंप्लीफाई करते हैं तो वी गेट q इज इक्वल टू 6p माइनस 70। ठीक है, तो हमने q की वैल्यू हमने ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो वी गेट यहाँ पर हम q की वैल्यू 6p माइनस 70 रखते हैं, तो p विल बी इक्वल टू 2 इंटू 6p माइनस 70 माइनस 300। ओके, इसको हम सॉल्व करते हैं तो वी गेट द वैल्यू ऑफ पी एस 40। ओके, एंड इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं फिर इक्वेशन नंबर 2 में, तो वी गेट द इक्वेशन दिस वैल्यू ऑफ क्यू एस 170। सो द फर्स्ट फ्रेंड इज हैविंग 40 रुपीज़ अर्लियर एंड द सेकेंड फ्रेंड इज हैविंग 170 रुपीज़। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन बच्चों, केवल ये है कि जो आप सेंटेंस लिखा है ना उसको आपको ढंग से समझना है, पहले अच्छी तरह से समझ के देन ओनली यू फॉर्म दीज इक्वेशंस, क्योंकि अगर इसमें कुछ गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, तो आंसर आपका प्रॉपर नहीं आएगा, करेक्ट आंसर विल नॉट बी देयर। ओके, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 24 नाउ। इसमें बच्चों आपको इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, a fraction becomes 1. Okay, it also becomes 1/2 when we add 1 in the denominator. What is the fraction? Okay, so let us assume that the initially the fraction is p upon q, right? तो हमने पहले p अपन q समझते कि जो आपका फ्रैक्शन है वो p अपन q है। इट इज़ गिवन दैट अगर इसमें क्या बोल रहा है वो, न्यूमरेटर में वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, मीन्स p में हम ऐड करते हैं 1 और q में से -1 करते हैं, तो ये फ्रैक्शन बिकम्स 1। ओके, तो हम ये एक इक्वेशन लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट दिस। ओके, दैट इज p इज इक्वल टू q माइनस 2। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। एंड सेकेंड लाइन में वो लिख रहा है कि इट ऑल्सो बिकम्स 1/2 व्हेन वी ऐड 1 इन द डिनोमिनेटर, यानी अभी वो ऊपर न्यूमरेटर में कुछ भी ऐड नहीं करता है और केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड करता है, तो इट बिकम्स हाफ। ठीक है, तो इसको मैं सिंप्लीफाई करते हैं, वी गेट दिस इक्वेशन एज p इज इक्वल टू q प्लस 1। अब इसमें हम सब्स्टिट्यूट वैल्यूज ऑफ p फ्रॉम इक्वेशन 1 टू 2। अब इसमें q माइनस 2 है, p इज इक्वल टू q माइनस 2, इसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वी गेट दिस इक्वेशन। उसको सॉल्व करेंगे तो वी गेट द वैल्यू ऑफ q एस 5। ओके, एंड देन q इज इक्वल टू 5 को यहाँ इसमें फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, वी गेट द वैल्यू ऑफ p एस 3। हेंस द फ्रैक्शन इज p अपॉन q इज इक्वल टू 3 अपॉन 5। ओके, you can again cross check by whether it is meeting these fulfilling these equations। ये जो हमने पहले दिया है conditions वो fulfill कर रहा है कि नहीं कर रहा है, you can cross check। okay, now question number 25, the sum of numerator and denominator of a fraction is 4 more than twice the numerator। okay, so if the numerator and the denominator are increased by 3 then their ratio becomes 2:3। what is the fraction? अगेन बच्चों पहले फर्स्ट वी आर बी एज्यूमिंग दैट द फ्रैक्शन इज p अपॉन q। ओके, तो व्हाट ही इज सेइंग, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दैट मींस p प्लस q, राइट, इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। ओके, नाउ न्यूमरेटर इज p, तो ट्वाइस न्यूमरेटर प्लस 4, सो 4 ऐड करके तभी हम उसके समेशन में पहुंच सकते हैं। ठीक है ना, तो ये जो फर्स्ट सेंटेंस लिखा है
तो इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, पी प्लस क्यू, सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज पी प्लस क्यू, है ना। इज फोर मोर मीन्स प्लस फोर ऐड करना पड़ेगा, देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, ट्वाइस द न्यूमरेटर ये हो गया, तो ये इक्वेशन वन हो गया। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो वी कैन राइट लाइक दिस, क्यू इज इक्वल टू पी प्लस फोर, इसको हम इक्वेशन नंबर वन लिख देंगे। एंड सेकेंड सेंटेंस से बोल रहे हैं इफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाय थ्री, यानी कि दोनों में थ्री थ्री ऐड करेंगे, यानी कि पी प्लस थ्री अपन क्यू प्लस थ्री, तो ये कितना हो जाता है, इसका रेशियो हो जाता है 2:3। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट दिस इक्वेशन एज थ्री टाइम्स पी प्लस थ्री इज इक्वल टू टू क्यू प्लस थ्री। ठीक है ना, इनको आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो वी गेट द वैल्यूज ऑफ पी इज इक्वल टू 5 एंड क्यू इज इक्वल टू 9, एंड द फ्रैक्शन इज 5/9। ओके बच्चों, आप भी चेक कर सकते हो इसको। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 26। ओके, नाउ question number 26 says it takes 12 hours to fill a swimming pool using two pipes. Okay, there are एक स्विमिंग पूल है, उसमें उसमें जो इनलेट में दो पाइप लगा रखे हैं उन्होंने, एक बिगर पाइप है। ओके, जो बिगर पाइप है उससे हम फिलअप करते हैं। ओके, वो बोल रहा है अगर दोनों के दोनों पाइप यूज़ करते हैं तो इट टेक्स 12 आवर्स टू फिल द स्विमिंग पूल। टोटल उसको फिल करने में इट टेक्स 12 आवर्स, अगर दोनों के दोनों को ऑन करेंगे तो। अब समझ लीजिए कि दो दो मोटर लगा रखी हैं और दो पंप हैं और दो ही डिफरेंट पाइप्स हैं, एक का साइज़ बड़ा है एक का छोटा है। और अगर दूसरे कंडीशन, एक कंडीशन में तो 12 घंटे में 12 आवर्स से पूरा पूरा स्विमिंग पूल भरता है जब दोनों को दोनों को ऑन रखते हैं एक साथ में, 12 आवर्स बोथ आर वर्किंग। ओके, और दूसरी कंडीशन में वो बोल रहा है कि इफ द पाइप ऑफ द बिगर डायमीटर इज यूज फॉर ओनली फॉर 4 आवर्स एंड द पाइप ऑफ स्मॉल डायमीटर इज यूज फॉर 9 आवर्स, देन ओनली हाफ ऑफ द पूल कैन बी फिल्ड। सेकेंड कंडीशन में वो क्या बता रहे हैं कि एक जो मोटर है, एक जो पंप है वो 4 आवर्स के लिए ऑन कर रहे हैं, जो बड़ा वाला पाइप है जिसमें, और जो छोटा वाला पाइप है वो वाले जो पंप है उसको 9 आवर्स के लिए उन्होंने ऑन किया, तो ओनली हाफ ऑफ द पूल फिल हो रहा है। ठीक है ना, पूरा नहीं भर पा रहे हम लोग। तो इससे हमें दो इक्वेशंस बनानी है। तो पहले बच्चों हम एज्यूम कर लेते हैं कि दैट द बिगर पाइप टेक्स एक्स आवर्स टू फिल द पूल इंडिविजुअली। ठीक है ना, हमें वही फाइंड करना, फाइंड द टाइम टेकन बाय ईच पाइप टू फिल द पूल सेपरेटली। यानी हम अगर ओनली एक ही पंप चलाते जो बड़ी डायमीटर वाला वो है उसको चलाते हैं तो कितना समय लगेगा, और जब छोटा वाला चलाते तो कितना समय लगेगा, दोनों को हमें फाइंड आउट करना है अलग अलग से, सेपरेटली। ओके, तो पहले तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो बिगर पाइप है उसकी जो पंप अगर ऑन करते हैं तो उसमें एक्स आवर्स लग रहे हैं पूरा का पूरा पुल को फुल भरने में इंडिविजुअली। ठीक है, सेपरेटली। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स कि अगर 1 आवर चलाएंगे बिगर पाइप वाला पंप तो वी विल बी एबल टू फिल ओनली 1/x पार्ट ऑफ द पूल। ओके, अगर सपोज 100 लीटर है उसकी कैपेसिटी, तो एक्स आवर्स में वो फुल 100 लीटर भर रहा है, तो 1 आवर में कितना भरेगा, 100/x। ठीक है ना, तो अभी हम इसको वन मीन्स फुल ले लेते हैं, फुल कैपेसिटी को वन ले रहे हैं तो 1/x मीन्स 1/x पार्ट ऑफ द पूल ही भर पाएगा अगर बिगर पंप से 1 घंटे के लिए ऑन करते हैं तो। ठीक है, सिमिलरली हम एज्यूम करते हैं कि जो स्मॉलर पाइप है इट टेक्स वाई आवर्स टू फिल द पूल इंडिविजुअली। सेपरेटली अगर हम भर छोटे वाले पंप को स्टार्ट करते हैं तो उससे इट टेक्स वाई आवर्स। तो ऑब्वियसली ये ध्यान रखिए कि छोटा है तो इसलिए इसमें वाई विल बी मोर देन एक्स, वो हमें ध्यान रखना है। ठीक है ना, इतना थोड़ा सा आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए, क्योंकि छोटा पंप है तो उसमें उसकी कैपेसिटी कम है, तो इट विल टेक मोर टाइम, तो इट वाई आवर्स विल बी मोर देन एक्स आवर्स। ओके, तो इससे भी हम इन्फ्रेंस क्या निकाल सकते हैं कि जो छोटा पंप अगर स्टार्ट करते हैं तो इट विल टेक 1 आवर में कितना भरेगा वो, ओनली 1/y पार्ट ऑफ द पूल। ठीक है ना, पूरा का पूरा पूल को पूरा नहीं भर पाएगा, ओनली 1/y पार्ट भर पाएगा। ठीक, नाउ फर्स्ट कंडीशन वो बोल रहा है कि इट टेक्स 12 आवर्स टू फिल द स्विमिंग पूल यूजिंग टू पाइप्स, दोनों के दोनों को यूज़ कर रहा है तो इट इज़ टेकिंग 12 आवर्स। तो व्हाट वी कैन राइट 12 इंटू 1/x, बिकॉज जो बड़ा जो पंप है, बड़े पाइप वाला पंप है उसमें 1/x भर रहा है पार्ट इन 1 आवर, तो 12 आवर्स में कितना भरेगा, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12/x लिख सकते हैं प्लस 12/y, छोटे वाले पंप का आएगा 12, सेम आवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे इससे। ठीक है ना, 1/y इंटू 12, इट शुड बी इक्वल टू 1, 1 मीन्स फुल टैंक।
ठीक है ना, फुल पूल को भर दिया आपने, बिकॉज सी 12 आवर्स बोथ पाइप्स विल फिल अप द पूल, दैट्स वाई इसको हम 1 लिख सकते हैं। ओके, अच्छा अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में अगेन आपको थोड़ा सा मुश्किल पड़ सकता है। वी कैन डू द जैसे वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन, बट ऑलवेज थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बी ईजियर। ओके, तो व्हाट वी कैन डू हियर कि 1/x इज इक्वल टू यू ले लेते हैं एंड 1/y इज इक्वल टू वी ले लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर देंगे, तो वी गेट द इक्वेशन इज 12u प्लस 12v इज इक्वल टू 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। सिमिलरली अब जो दूसरी कंडीशन हमें लिखी हुई है कि भाई 4 आवर्स अगर बड़े वाले पंप को चलाते हैं 4 आवर्स के लिए और छोटे वाले डायमीटर के पंप को चलाते हैं 9 आवर्स के लिए, तो हाफ भर रहा है टैंक, ठीक है, कितना भर रहा है, ओनली हाफ। दैट्स व्हाई वी कैन राइट 4 आवर्स इंटू 1/x प्लस 9 आवर्स इंटू 1/y इज इक्वल टू 1/2 द टैंक ओनली, राइट। नाउ इसको भी अगेन हम, क्योंकि अगेन सेम वही ले लेते हैं, तो यहाँ इट शुड बी x एंड y। बच्चों ये, तो बच्चों ये आपका करेक्ट कर दिया हमने, इट शुड बी 1/x, ठीक है। 1/x इज इक्वल टू यू एंड 1/y इज इक्वल टू वी लेके हम सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करेंगे 8u प्लस 18v इज इक्वल टू 1, ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। तो इस अब हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं एंटायर इक्वेशन को, और थर्ड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देन क्या हो गया, ये 24u हो जाएगा, ये भी 24u, तो दोनों कैंसिल हो सकते हैं। तो इन दैट केस वी विल गेट, सिंप्लीफाई करेंगे तो 54v माइनस 24v इज इक्वल टू 1 आएगा, तो विल गेट द वैल्यू ऑफ v एज 1/30, ठीक है। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो वी गेट u की वैल्यू एज 1/20, बट ऑलरेडी वी हैव टेकन 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v, सो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 20 एंड y की वैल्यू हमें मिली 30। दैट मीन्स द बिगर पाइप अलोन, यानी बिग जो पंप है जो कि बिगर पाइप से जुड़ा हुआ है, इट कैन फिल द एंटायर पूल इन 20 आवर्स, वेयर इज अ स्मॉल पाइप एंड स्मॉल मोटर स्मॉल पंप विल टेक अराउंड 30 आवर्स। ओके, आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसको समझना एक तो बहुत मेन तो है बच्चों, ये इक्वेशन फॉर्म करना, पहले तो क्वेश्चन को समझ के इक्वेशन आप जो फॉर्म कर लेंगे करेक्ट, तो फिर आपका आंसर करेक्ट ही आएगा, राइट। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 27। जैसे बच्चों दिया हुआ है 5 men and 2 women finish a piece of embroidery work in 4 days, while 6 men and 3 women can finish it in 3 days. So we have to find the time taken by one man alone to finish the embroidery work and that time taken by one woman alone to finish the embroidery work. So let us assume that one man finishes the total work in p number of days. Okay, so that means one man will complete the only 1/p part of the embroidery work in 1 day, राइट। क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डेज अगर वो एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं, बिकॉज दैट ओनली वी हैव टू फाइंड ना, तो अगर हम एज्यूम करते हैं कि अगर वो एक मैन है वो पी नंबर ऑफ डेज लगाता है पूरा काम करने में, तो इन 1 डे कितना करेगा, 1/p पार्ट ओनली, ठीक है ना। सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं कि वो 30 डेज में पूरा काम कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/30th, है ना, 1/30th पार्ट ऑफ द एंटायर वर्क, ओके, इन 1 डे। Similarly, we assume that one woman finishes the entire work in q number of days, right? That means one woman can complete only 1/q part of the work, total work in 1 day, right? ये चीज़ पहले तो याद रख लीजिए कि 1/p पार्ट और 1/q पार्ट को हम आगे यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हमें फर्स्ट जो सेंटेंस में क्या लिखा है, 5 men and 2 women finishes the piece of embroidery in 4 days, राइट। यानी कि अगर 5 मैन और 2 women लग के साथ में, तो कब कितने 4 दिन में कंप्लीट करते हैं, दैट मीन्स एक दिन में कितना करेंगे वो 1/4 टाइम्स ओनली, ठीक है ना। तो हम उसका यूज़ करेंगे, तो 5, क्योंकि हमने 1 डे का हमने मैन का निकाला कि 1/p पार्ट ओनली ही कैन डू, ठीक है। तो 5 मैन कितना करेंगे, 5 इंटू 1/p प्लस, क्योंकि 1 वुमेन कैन डू 1/q पार्ट, तो 2 वुमेन इन 1 डे विल बी एबल टू डू 2 इंटू 1/q पार्ट, ठीक है। एंड क्योंकि ये एक दिन का काम कर रहे हैं 5 मैन एंड 2 वुमेन, तो इक्वल टू 1/4, क्योंकि इसमें 4 दिन लग रहे हैं इनको, ठीक है ना, पूरा काम करने में 4 दिन लग रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/4 पार्ट ओनली, ठीक है।
तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए 1/p की वैल्यू हम u ले लेते हैं एंड 1/q इज इक्वल टू v ले लेते हैं, तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा हमारा, इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। सिमिलरली जो सेकेंड सेंटेंस हमें लिखा है उसमें लिखा है कि 6 men and 3 women कैन फिनिश दिस एंटायर वर्क इन 3 days। दैट मीन्स एक दिन में कितना करेंगे, 1/3 ऑफ द वर्क। ओके। तो एक 6 आदमी लग के कर रहे हैं, तो 6 men इन 1 day, दैट मीन्स 6 into 1/p। ठीक है ना, क्योंकि एक आदमी 1/p पार्ट कर पा रहा है 1 day में। ठीक है ना, 1/p पार्ट इन 1 day, सो 6 men विल बी एबल टू डू 6 into 1/p प्लस 3 into ये वुमेन का आ जाएगा, एक दिन का 1/q पार्ट कर पा रही एक वुमेन, अगर 3 वुमेन लगेंगी तो कितना होगा 3 into 1/q, एंड टोटल कितना होगा, क्योंकि एक दिन में ये कर पा रहे हैं तो एक दिन में 1/3 ही कर पा रहे हैं ये लोग, तो दिस विल बी 1/3। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके अगेन 1/p इज इक्वल टू u एंड 1/q इज इक्वल टू v हम लेते हैं, तो वी कैन राइट दिस वे एंड 6u प्लस 3v इज इक्वल टू 1/3, राइट। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो वी गेट द वैल्यू ऑफ v एज 1/18 एंड u इज इक्वल टू 1/36। ओके, एंड बिकॉज 1/p is equal to u and 1/q is equal to v, so we get this value of p is equal to 36 and q is equal to 18, right? Hence one man alone will finish the entire work in 36 days, whereas one woman alone will finish the entire work in 18 days। ठीक है ना। तो क्योंकि बच्चों देखो कि एम्ब्रॉयडरी वर्क के शायद लेडीज ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं इसमें, तो दे विल टेक लेस नंबर ऑफ डेज एंड जेंट्स हैं दे आर टेकिंग मोर नंबर ऑफ डेज। ठीक है। तो लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 28। अब देखिए इसमें स्पीड और डिस्टेंस टाइम का क्वेश्चन है ये। तो इसमें a boat travels 44 kilometers downstream and 30 kilometers upstream in 10 hours। Okay, in 13 hours it can go 14 kilometers upstream and 55 kilometers downstream। Then we have to determine the speed of the boat in still water and also the speed of the stream। Okay, तो बच्चों अगेन जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि इसको पहले तो क्वेश्चन को समझिए, आप अच्छी तरह से समझेंगे तो ही आप करेक्ट इक्वेशन फॉर्म कर पाएंगे और तभी आपका करेक्ट आंसर भी आएगा। ठीक है। तो पहले तो हमने एज्यूम कर लिया कि जो बोट की स्पीड है वो स्टिल वाटर में, यानी कि अगर जब वाटर बिल्कुल स्टिल है, काम है, कोई करंट नहीं है, तो उस समय उसकी स्पीड हम लेते हैं p किलोमीटर्स पर आवर। ओके, एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हम लेते हैं q किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है। अच्छा बच्चों, ये आपको पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ये आप फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, राइट। ये आपको हैंडी रहे, इसको याद होना चाहिए आपको। ठीक है ना, याद कर लीजिए अगर आपको याद नहीं है तो। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है। तो इसका यूज़ करेंगे हम, आगे देखेंगे। तो अब क्योंकि देखिए बोट की स्पीड, अब क्योंकि स्ट्रीम की करंट भी इससे पिक्चर में आएगा, तो बोट की अपनी स्पीड है p, राइट। लेकिन अब अगर हम अप स्ट्रीम जाते हैं यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, तो इसका जो स्ट्रीम का जो करंट है वो भी पिक्चर में आएगा, तो वो माइनस की उसकी स्पीड को कम कर देगा। ठीक है ना। ये ध्यान रखिए आप कि जब अप स्ट्रीम में जा रहे हैं अगेंस्ट द करंट, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। ठीक है ना। तो बी पी जो है उसकी बोट की स्पीड है, माइनस क्यू जो स्ट्रीम का करंट है उसकी स्पीड होगी, माइनस करनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो पी माइनस क्यू, तो बोट की स्पीड अप स्ट्रीम में हो जाएगी पी माइनस क्यू किलोमीटर्स पर आवर, एंड जब बोट की स्पीड डाउन स्ट्रीम में जाएंगे तो इट विल हेल्प, जो करंट की जो स्पीड है, जो क्यू है वो उसको हेल्प करेगी। इसलिए जब हम डाउन जाते हैं, दैट वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, तो उस समय उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, पी प्लस क्यू किलोमीटर्स पर आवर हो जाएगी। ठीक है ना। ये आप पहले ध्यान रखिए। आप इमेजिन कर पा रहे हैं ना कि बोट की स्पीड अगर अगेंस्ट द स्ट्रीम जाएंगे तो लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी स्पीड, और जब उसकी करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको लॉजिकली। ओके, therefore time taken to travel 44 kilometers downstream कितना होगा, 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में क्या है कि स्पीड ज़्यादा है, ठीक है ना, तो टाइम कम लगेगा, तो 44 डिवाइड बाई पी प्लस क्यू हो जाएगा। ठीक है। वेयर इज द टाइम टेकन टू ट्रेवल 30 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब अगेंस्ट द करंट, तो इट विल बी 30 माइनस 30 डिवाइड बाई पी माइनस क्यू, तो दिस विल बी मोर, राइट। तो अब बिकॉज इट इज टेकिंग 10 आवर्स,
ठीक है ना, टू फॉर द बोट टू ट्रेवल 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एज वेल एज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में उसको 10 आवर्स लग रहे हैं। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो विल गेट 10। ठीक है ना, तो 44 डिवाइड बाई पी प्लस क्यू प्लस 30 डिवाइड बाई पी माइनस क्यू, क्योंकि टाइम टेकन टू ट्रेवल 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इतना है, और टाइम टेकन टू ट्रेवल द 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम विल बी दिस मच। दोनों को ऐड करेंगे इट शुड बी इक्वल टू 10। ठीक है, इसमें अगेन बच्चों देखो, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो 1/p प्लस क्यू को हम a ले लेते हैं, वेरज 1/p माइनस क्यू को हम b ले लेते हैं। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर हो जाएगी, इक्वेशन थोड़ी सिंपल हो जाएगी। तो 44a, नाउ वी कैन राइट 44 1/p प्लस क्यू इज इक्वल टू a ले लिया, प्लस 30b इज इक्वल टू 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 वी कैन राइट डाउन। सिमिलरली जो सेकंड है, इन 30 नंबर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। दिस कैन बी रिटन एज दिस वे 55 डिवाइड बाई पी प्लस क्यू, क्योंकि ये हम डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं तो 55 किलोमीटर एंड 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो उस समय स्पीड फी पी माइनस क्यू है, तो इट शुड बी इक्वल टू 30 नंबर्स। अगेन हम सेम 1/p प्लस क्यू को a ले लेते हैं एंड 1/p माइनस क्यू को b ले लेते हैं, वी गेट दिस इक्वेशन राइट। इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व करते हैं, तो वी गेट द वैल्यू ऑफ a एज 1/11 एज एंड b का वैल्यू 1/5 हमें मिल रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स अब इसमें हम अगेन वो रख देंगे, बिकॉज p प्लस 1/p प्लस क्यू इज इक्वल टू a हमने लिया था, दैट्स वाई p प्लस क्यू विल बी 11 एंड p माइनस क्यू विल बी 5। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो वी गेट equation this value of p as 8 and value of q as 3, that therefore the speed of the boat in still water is 8 kilometers per hour, whereas the speed of the stream is 3 kilometers per hour। ओके बच्चों, जस्ट इसका ध्यान रखना है आपको, एक तो ये याद रखना है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, वो आपको ध्यान रखना है। एंड बाकी आप इसको वापस विथ फुल कंसंट्रेशन रोकिए, इस वीडियो को पॉज करके फिर वापस से देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा राइट। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्लाइटली ये वर्ड्स इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है, मेन थिंग इज़ दैट। ठीक है, अगर आपने इक्वेशन को करेक्टली फॉर्म करते तो विल गेट द करेक्ट आंसर। एंड नाउ लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 29। इसमें देखिए, एक वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड अनदर फ्रॉम पॉइंट बी साइमल्टेनियसली, ओके, which are 100 kilometers apart. If they travel in the same direction, they meet after 5 hours. And if they travel towards each other, then they meet after 1 hour. Then we have to find their speeds. तो बच्चों पहले तो एक हमने ड्रॉ कर लिया है कि रफली कि पॉइंट ए है, सपोज मान लीजिए कि ये कोई एक सिटी है, ठीक है, और ये दूसरी सिटी है। तो ये एक कार यहाँ से स्टार्ट हो रही है, दूसरी कार यहाँ से, तो एक ही साथ में स्टार्ट हो रही है। इफ़ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, हम मान लेते हैं कि वो सेम डायरेक्शन में इस तरफ चल रहे हैं और डी में जाके मिलते हैं आफ्टर 5 आवर्स। ठीक है ना, तो दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, दे मीट आफ्टर 5 आवर्स एट पॉइंट डी। ठीक है, तो केस वन ले लेते हैं, व्हेन द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, सपोज द टू कार्स मीट एट पॉइंट डी। ठीक है ना, आफ्टर 5 आवर्स। तो अब देखिए, क्योंकि अगेन डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का ध्यान में रखना है। तो मान लीजिए कि हमारी जो इसकी स्पीड है, कार की जो पॉइंट ए से स्टार्ट हो रही है उसकी स्पीड है p किलोमीटर्स पर आवर, वेरस जो बी से स्टार्ट हो रही है उसकी स्पीड है q किलोमीटर्स पर आवर। अच्छा बच्चों, एक लॉजिकली एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि a की जो स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, अगर इस तरफ जा रहे हैं तो a की स्पीड ज़्यादा होगी b से, तभी वो मीट करेंगे ना, अदरवाइज तो क्या होगा, b आगे आगे भागती रहेगी। अगर b की स्पीड और a की स्पीड सेम है तो भी वो उतना डिस्टेंस फिर 100 किलोमीटर सेम मेंटेन करेंगे, अगर दोनों की स्पीड सेम है। तो इस केस में क्योंकि दे आर मीटिंग एट पॉइंट डी, दैट मीन्स कि ए की स्पीड ज़्यादा है बी की स्पीड से। ठीक है, अगर अगर इस डायरेक्शन में जाते हैं, अगर उल्टी डायरेक्शन में चलते तो बी की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए थी अगर आगे मीट करना है तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें क्योंकि वी आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन, राइट साइड में जा रहे हैं, तो ए की स्पीड हैज़ टू बी मोर देन बी का स्पीड। ठीक है, तो हम जब यहाँ पर मिलते हैं आफ्टर 5 आवर्स, ठीक है, दैट मीन्स कि 5 आवर्स में ए जो कार है वो कितनी चल गई होगी, p/5। ठीक है ना, क्योंकि इसकी स्पीड p किलोमीटर पर आवर है, तो ए वुड हैव ट्रेवल्ड 5 × p किलोमीटर्स राइट। सिमिलरली जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार b विल बी q, इसकी स्पीड है तो q/5 राइट, 5 × q हो जाएगा। तो अब लेकिन अब डिस्टेंस ए डी
ए टू डी चल गया है ना, ए कार हैज़ ट्रेवल फ्रॉम ए टू डी, दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए कार इज ए डी, वेरस कार बी जो बी से निकली थी उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया बी डी, एंड वी नो कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 100 किलोमीटर इज गिवन, सो वी कैन राइट दैट ए डी माइनस बी डी इज इक्वल टू 100, राइट. तो वी कैन राइट 5p माइनस 5q इज इक्वल टू 100, वी कैन राइट. ठीक है ना. तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट p माइनस क्यू इज इक्वल टू 20, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं, राइट. अब केस नंबर 2 में आके व्हेन द कार ट्रेवल इन द अपोजिट डायरेक्शन मीन्स की टुवर्ड्स ईच अदर. ठीक है ना. तो जब बी से इस तरफ चल रही है और ए से इस तरफ एक दूसरे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो अब क्या होगा, दे विल मीट एट पॉइंट सी, क्योंकि देखिए बी की स्पीड कम है तो बी कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और ए ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी. ठीक है ना. तो उस समय क्या हो जाएगा, ए सी, अब देखिए ए सी प्लस बी सी विल बी 100. ठीक है. अभी हम यहाँ सी में मीट करते हैं तो ए सी, अब हम ए सी निकालेंगे, ए सी की वैल्यू कितनी होगी, बिकॉज 1 आवर में दे आर मीटिंग, तो ए सी विल बी ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 1/1 इंटू पी, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी विल बी, बी सी विल बी इक्वल टू 1/1 इंटू क्यू. ठीक है. तो ये हो गया पी एंड दिस इज क्यू. तो पी प्लस क्यू शुड बी इक्वल टू 100, क्योंकि देखिए ये यहाँ पर दोनों यहाँ पर मीट करेंगे, एंड दिस डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 100, राइट. तो ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू 100, तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 100. तो अब इसको दोनों को हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को, तो वी गेट द वैल्यू ऑफ पी एस 60 किलोमीटर एंड क्यू की वैल्यू 40 किलोमीटर पर आवर. ठीक है बच्चों. जैसे हमने पहले डिसाइड वो बताया था ना मैंने आपको कि ए की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए तभी वो मीट करेंगे, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दिस. तो अब ये भी एक क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो आप, इसमें आप लगाएंगे, देखिए 60 माइनस 40 इज इक्वल टू 20. ठीक है ना. एंड दिस इज 60 प्लस 40 इज इक्वल टू 100. ठीक है. दोनों इक्वेशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है, राइट. तो दिस इज अवर करेक्ट आंसर. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 30. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है. A person invested an amount at 10% per annum and another amount at 8% per annum simple interest. ओके. अगर मान लीजिए कि वो दो डिफरेंट बैंक में रखता है, एक बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट ही इज गेटिंग 10% पर एनम, whereas in the another bank he is getting 8% per annum. ठीक है. So he received amount of 1350 as annual interest after 1 year. ठीक है. Had he interchanged the amounts invested, he would have received 45 rupees less as interest. What amount did he invest at 10% and 8% interest rates? Okay. तो अभी देखिए हमें सिंपल क्या फाइंड आउट करना है कि पहले वो बैंक ए में उसने इन्वेस्ट किया है, उधर 10% मिल रहा है, बैंक बी में उसको 8% मिल रहा है, बाद में इंटरचेंज कर दिया उसने अमाउंट तो उसको 40 रुपीज़ लेस मिल रहा है. ठीक है ना. तो अगेन हमें दो इक्वेशंस फॉर्म करनी पड़ेगी. तो लेट अस एज्यूम फर्स्ट ही इन्वेस्टेड रुपीज़ P at 10% interest and rupees Q at 8% interest, हम पहले assume कर लेते हैं. Okay. So therefore we can write that interest earned at the rate 10%. अच्छा, आपको बच्चों ये भी पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है P प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू N इज द टोटल नंबर ऑफ ईयर्स टाइम, राइट, डिवाइड बाई 100. दिस इज फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट. ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा, राइट. आपने पहले पढ़ा होगा क्लास 8-9 में. ओके. सो इंटरेस्ट अर्न एट द रेट ऑफ 10% कितना होगा, P इंटू, बिकॉज दिस इज अमाउंट इज P, सो P इंटू 10% इज रेट ऑफ इंटरेस्ट. 1 ईयर 1 लिख दिया, इनकी जगह पर डिवाइड बाई 100. ठीक है ना. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गया आपका. अब आपको सेकेंड लिखना है, आपको इंटरेस्ट अर्न एट 8%. 8% में अमाउंट Q है, तो Q इंटू 8% इंटू 1 नंबर ऑफ ईयर 1 डिवाइड बाई 100. ठीक है ना. अभी क्योंकि दोनों का मिलाकर ही रिसीव 1350 एज एनुअल इंटरेस्ट, सो इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि दिस वन 10p 10p डिवाइड बाई 100 प्लस 8q डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 1350. ठीक है ना. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट दिस एज 10p प्लस 8q इज इक्वल टू 1,35,000. इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं. अब उसने सेकंड में क्या बोल रहा है कि इफ इंटरचेंजिंग, आफ्टर इंटरचेंजिंग, इसका मतलब क्या हुआ कि जो अमाउंट हमने पहले
10% इंटरेस्ट में डाली थी उसको हम इंटरचेंज करके 8% इंटरेस्ट में ले जाएंगे, और क्यू अमाउंट थी उसको हम 10% इंटरेस्ट में लेके आएंगे। तो उस केस में क्या हो जाएगा, इक्वेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसमें 8p डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, ठीक है, एंड प्लस 10q हो जाएगा, बिकॉज अमाउंट चेंज हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया, इंटरचेंज किया आपने। 10q डिवाइड बाई 100 विल बी इक्वल टू 1305। ये कहाँ से आया बच्चों आपको, बिकॉज अर्ली रेट वॉज 1350, तो उसने बोला 45 रुपीज़ लेस उसको इंटरेस्ट मिला है सेकेंड कंडीशन में। तो 1350 माइनस 45 विल बी 1305, ठीक है ना। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट दिस इक्वेशन एज 8p प्लस 10q इज इक्वल टू 1,30,500 रुपीज़। ओके, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो वी गेट वैल्यू ऑफ p इन टर्म्स ऑफ q, ठीक है, और इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में, तो वी गेट द वैल्यू ऑफ q एज 6250, और इसको हम इसमें इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे q की वैल्यू, तो वी गेट द वैल्यू ऑफ p एज 8500। सो ही हैज़ इन्वेस्टेड रुपीज 8500 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, वेरस जो दूसरी अमाउंट है 6250 उसने 8% पर एनम इंटरेस्ट पे उसने इन्वेस्ट किया है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है बच्चों, और सिंपल क्वेश्चन है, केवल आपको इसमें याद रखना है, एक तो वन थिंग इसकी ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, एंड सेकेंडली आपको इसको समझ के देन यू हैव टू फॉर्म दीज इक्वेशंस, वो जरा ध्यान रखिए आप, तो आपका करेक्ट आंसर आएगा, राइट। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 31। तो देखिए 31 में है, इफ 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम एग्जाम हॉल ए टू एग्जाम हॉल बी, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच हॉल इज सेम, but if 20 number of students are shifted from hall B to hall A, then the number of students in hall A is double than hall B. Then we have to find the number of students in each hall originally. Okay, so again we have to first assume that number of students originally in the hall A will be, suppose P मान लेते हैं हम, and hall B में originally अगर number of students are Q, so then we can write first उसमें से हम लिख सकते हैं कि P minus, देखिए if 10 number of students from sent from हॉल ए टू हॉल बी, दैट मीन्स हॉल ए में से माइनस करेंगे 10 एंड हॉल बी में ऐड करेंगे, तो पी क्योंकि हॉल ए में पहले ओरिजिनली पी है, पी में से 10 माइनस करेंगे और उसको बी हॉल में भेज दिया, तो क्यू प्लस 10, ठीक है, बट वो बोलता है इक्वल हो जाते हैं उस समय, ठीक है ना। जब ये करते हैं 10 स्टूडेंट को हम हॉल ए से हॉल बी में भेज रहे हैं, तो उसमें इक्वल हो जाते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इक्वल इन बोथ द हॉल्स, राइट। लेकिन जो सेकेंड इक्वेशन बनती है, बिकॉज 10 व्हेन 20 स्टूडेंट्स आर शिफ्टेड फ्रॉम हॉल बी टू हॉल ए, तब क्या हो रहा है, तब हॉल ए में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉल इज डबल देन द हॉल बी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि p प्लस 20, यानी कि अगर हम b में से अगर 20 स्टूडेंट्स को शिफ्ट करते हैं हॉल ए में, तो ये डबल हो जाता है, ठीक है ना, डबल देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉल बी, ठीक है ना। तो वी कैन राइट दिस वे एज इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वी गेट दिस वैल्यू, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, आप देख लीजिए नोटबुक में, ठीक है ना। कुछ भी नहीं करना है बच्चों, इसमें आपको सब्स्टिट्यूट करना है। पहले मान लीजिए कि फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन से वी गेट द वैल्यू ऑफ पी इन टर्म्स ऑफ क्यू, पी इज इक्वल टू क्यू प्लस 20 आया। इस जो पी की वैल्यू इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में, तो विल गेट ऑल द वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ क्यू। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो वी गेट वैल्यू ऑफ क्यू इज इक्वल टू 80, ठीक है ना। अब बिकॉज यहाँ पर हमने p इज इक्वल टू क्यू प्लस 20 है, तो ये अगर 80 आया तो p विल बी 80 प्लस 20 इज इक्वल टू 100। सो ओरिजिनली देयर वर 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉल ए एंड 80 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉल बी। ओके, तो वेरी सिंपल क्वेश्चंस आर देयर, ओनली थिंग इज कि आपको इसको समझ के क्वेश्चन को करेक्टली फॉर्म करना है, दैट्स द मेन दिस थिंग। तो 50% ऑफ द वॉर इज वॉन देयर इटसेल्फ। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 में, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम 1 mark is given for the each correct answer and 1.5 mark is deducted for every wrong answer. If a student answered in total 120 questions and got 90 marks, then how many questions he answered correctly and how many wrongly? बच्चों, जब से आपको पता है कि कितनी आपके बहुत सारे उसमें जो ये मल्टीपल क्वेश्चंस में एमसीक्यू जो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें ये जनरली एक रूल बना के रखा हुआ है, ऑब्वियसली नहीं तो लोग गैस वर्क करते हैं, ठीक है, तुक्का मारने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको आंसर सही आता हो तभी आपको टिक करना चाहिए, अदरवाइज
यू स्किप दैट थिंग। बट उसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है बच्चों, कि अगर आपने क्वेश्चन में स्किप कर दिया और ओ एम आर सीट जो होती है उसमें अगर स्किप नहीं करता, आप सारे के सारे आपके आंसर्स रॉन्ग टिक मार्क हो जाएंगे। तो वो चीज़ आप ध्यान रखिए, इफ़ यू आर स्किपिंग एनी क्वेश्चन इन द क्वेश्चन शीट, देन ओ एम आर शीट में भी उस क्वेश्चन को आप या तो टिक मार्क कर दीजिए एंड यू हैव टू स्किप दैट आंसर ऑल्सो। वो ध्यान रखिए, नहीं तो वो बहुत बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेट अस अज्यूम, अब यहाँ पर अज्यूम करते हैं कि दैट दैट स्टूडेंट ही आंसर्ड पी नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्टली, ठीक है, एंड क्यू नंबर ऑफ क्वेश्चंस रॉन्गली उसने, जिसमें उसको नेगेटिव मार्क्स मिले, ठीक है ना। एंड क्यू नंबर ऑफ क्वेश्चन, पी नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसने करेक्टली मार्क किए, जिसमें कि उसको फुल मार्क कितने पे, 1 मार्क, फुल मार्क्स 1 है, और नेगेटिव मार्किंग के लिए क्यू के लिए उसको माइनस हाफ मार्क्स उसके डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो वी कैन राइट, पहले तो देखिए आपको टोटल नंबर ऑफ, क्योंकि क्वेश्चन उसने 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, है ना। इफ द स्टूडेंट आंसर टोटल 120 क्वेश्चन, दैट मीन्स पी प्लस क्यू शुड बी इक्वल टू 120, राइट। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब उसको 90 मार्क्स मिले हैं, तो 90 मार्क्स कैसे मिले हैं, तो करेक्ट क्वेश्चंस के आंसर दिए उसने, तो उसमें हर एक क्वेश्चन के उसको 1 मार्क मिल रहा है, तो पी इंटू 1 हो जाएगा, और माइनस कितने डिडक्ट होंगे उसके, हाफ मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन क्यू क्वेश्चन उसने रॉन्गली आंसर किए, तो हाफ मार्क्स सब में कटेगा, तो 0.5 इंटू क्यू हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 90 बिकॉज ही स्कोर्ड 90 मार्क्स, राइट। तो ये सेकेंड इक्वेशन हम इसको लिख लेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करना है बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे, तो वी गेट द वैल्यू ऑफ क्यू एज 20 एंड पी की वैल्यू हमें मिली 100, राइट। Hence the student has answered 100 number of questions correctly and 20 number of questions wrongly, right. So very simple questions are there. Only thing is you have to understand first of the question correctly, then only you can form these equations correctly, then only you will get the answers correct. Okay, I hope you have understood all these questions, right. ओके बच्चों, तो अभी मैंने आपको एक कुछ होमवर्क दिया हुआ है आपके लिए, बट दिस इज नॉट सिंपली होमवर्क, दिस इज रिवार्डिंग होमवर्क, ठीक है। तो जो भी बच्चे, जो भी फाइव स्टूडेंट्स विल बी गिविंग द करेक्ट आंसर्स, दे विल बी रिवार्डेड, ओके। तो यू हैव टू इमीडिएटली सेंड, जल्दी से जल्दी आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ओनली 3 क्वेश्चंस आर गिवन। तो ये हमारी ईमेल आईडी है aryabhattcoachingacademy@gmail.com, इसमें आप भेज दीजिए, एंड जो भी फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स हैं उनको हम रिवॉर्ड देंगे, राइट। एंड देखिए आपका आज का कोट है, यू विल फाइंड द की टू सक्सेस अंडर द अलार्म क्लॉक। तो इससे क्या समझ में आ रहा है बच्चों, कि आपको सुबह टाइम से उठ जाना है, टाइम से सोइए, नींद भी पूरी ज़रूरी है, बट आलस से मत करिए। जैसे अलार्म बजता है आप अलार्म टाइम से लगाइए, 78 आवर्स की नींद होनी ज़रूरी है, ठीक, फॉर हेल्दी हार्ट एंड हेल्दी ब्रेन। तो टाइम से सोइए और टाइम से उठिए, आलस से नहीं करना है, क्योंकि कितने बच्चे मैंने देखा है कि जैसे अलार्म बजता रहता है एंड दे आर स्टिल स्लीपिंग, ठीक है। तो आलस्य को दूर भगाइए, एंड की सक्सेस इज अंडर द अलार्म, क्योंकि अलार्म बजेगा उसके नीचे आपकी सक्सेस है आपकी, ठीक है ना। तो आप टाइम से उठेंगे, आलस्य को दूर भगाएंगे, तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। तो आई होप आपको यू हैव एन्जॉयड दिस, ठीक है। तो अभी आज का सेशन यहीं कंप्लीट करते हैं बच्चों, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। एंड बच्चों, इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग, देन लाइक करिएगा प्लीज़। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ओके बच्चों। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, स्टे फिट एंड हेल्दी बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।